अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया है। कल जो इजाफा किया गया यानी कल रात 12 बजे के बाद जो इजाफा किया गया है, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 26 पैसे का इजाफा किया गया है। नई पेट्रोल की कीमत अब 112 रुपये 68 पैसे है और डीजल की कीमत में 4.5 रुपये इजाफे के बाद अब डीजल की कीमत 126 रुपये 82 पैसे है। इसका मतलब यह है कि 1 मार्च से 20 रुपए का इजाफा पेट्रोल की कीमत में हो चुका है और डीजल की कीमत में भी 20 रुपए का इजाफा हो चुका है। यानी कि 3 महीने में 20 रुपए का इजाफा पेट्रोल की और 20 रुपए इजाफा डीजल की कीमत में देखा गया है। ऑपोजिशन ने इसको रिजेक्ट किया है। ऑपोजिशन ने तनकीद की है हुकूमत के इस इकदाम पर कि ईद से पहले ये प्राइसेस बढ़ाना जरूरी नहीं थी। इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी बात की। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का तयन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के जरिए किया जाता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ा दी जाती है। इसी तरीके से जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घटती है तो पाकिस्तान में भी उस प्राइस को घटा दिया जाता है। इस मरतबा हमने देखा है जो एवरेज प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में तेल की जो कीमत है उसमें कमी आई है, तकरीबन 5 से 6 डॉलर की कमी आई है। लेकिन इस मरतबा जो इजाफा हुआ है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस में, उसकी वजह डिवैल्यूएशन बताया जा रहा है कि रुपए की कदर में जो गिरावट हमने देखी है वो सबब बना है इस मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस के इजाफे में। यह मुमकिन नहीं था कि पेट्रोलियम प्राइसेस इसी कीमत पर रखी जाती, वरना सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान को देनी पड़ती। और ये पॉलिसी अब एक अरसे से है कि जब जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो पाकिस्तान में भी प्राइस बढ़ेगी, ताकि हुकूमत पाकिस्तान को सब्सिडाइज ना करना पड़े। और इसकी वजह इस मरतबा यह बताई गई है कि जो डिवैल्यूएशन है उसका इंपैक्ट आया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर। लेकिन यहां पर बात करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से। अब से कुछ दिनों पहले जब वजीर खजाना मुल्क के असद उमर साहब थे तो उन्होंने बताया था कि जब हमारी हुकूमत आई है तो हमने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो था, जो जीएसटी था, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी थी, उसको कम कर दिया गया। कम करने की वजह से अवाम को तो रिलीफ मिला, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन में 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो उस वक्त जब पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में रिलेटिवली कम थी तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स कम किया, अवाम को रिलीफ मिला, जिससे असद उमर साहब कह रहे थे कि 100 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन हमने कम किया है। अब मसला यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसके बाद कीमतें भी बढ़ी हैं, रुपया डीवैल्यू हुआ है, जिसकी वजह से हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी है। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान ने जो जीएसटी की शरह थी उसमें इजाफा किया है। पिछले माह 17% कर दिया गया था, लाइट स्पीड डीजल के लिए, हाई स्पीड डीजल के लिए भी 17% कर दिया गया था, और जो पेट्रोल पर जीएसटी था उसको 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। अब दोबारा उसमें चेंज किया गया है, 12% से जीएसटी को 13% कर दिया गया है पेट्रोल पर, जबकि डीजल पर जो 17% जीएसटी था उसको घटाकर कर दिया गया है 13%। लेकिन यह सिर्फ जीएसटी है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में तकरीबन 40% का इजाफा है। जहां पर लेवी 10 रुपए चार्ज की जाती थी वहां पर अब 14 रुपए लेवी चार्ज की जा रही है। इसका मतलब एक तरफ से तो आवाम को इंपैक्ट भुगतना पड़ रहा है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का और इसके अलावा डिवैल्यूएशन का, लेकिन साथ ही साथ अब टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जीएसटी में भी इजाफा कर चुकी है पिछले 2 माह में, और जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें भी इजाफा कर चुकी है। तो उस वक्त जब पेट्रोलियम प्राइसेस कम थी उस वक्त कम टैक्स रखा, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हुआ, आवाम को रिलीफ मिला। अब जिस वक्त प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उस वक्त टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को तो ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन सारा दबाव और बोझ इस वक्त आवाम पर आ रहा है। ये पॉलिसी किस तरीके से दुरुस्त कही जा सकती है, इस पर और दीगर इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PMLN के रहनुमा तलाल चौधरी साहब, ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली सदाकत अली अब्बासी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपकी जमात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेजेंटेशन पेश की है कि सेलेक्टेड और इलेक्टेड वजीर आजम के दौर में क्या फ़र्क होता है, आदाद शुमार का आपने मुआवजा किया है। लेकिन तलाल साहब, ये जो अभी कीमत बढ़ी है जिसको आज आप लोगों ने रिजेक्ट किया है, क्या आपके ख्याल में इसके बगैर गुजारा था? टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी कम है, उसको भी बढ़ाना है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ती है, या डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट वो भी पास ऑन करना जरूरी है अवाम पर, क्योंकि हुकूमत के पास तो पैसा नहीं है सब्सिडी देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला सिर्फ ऑयल प्राइसेस का नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इन्होंने इकॉनमी जिस तरह चलाई है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। ये इकॉनमी के जो बेसिस हैं ये बिल्कुल उसके पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी, कभी आप एमनेस्टी लॉन्च कर दें, कभी आप ऑयल प्राइस बढ़ा दें, कभी आप कोई टैक्स बढ़ा दें। मिनी बजट पिछले साल में 3 मिनी बजट आए हैं और उसके बाद उन मिनी बजट्स के बावजूद
टैक्स कलेक्शन जो है वो ऑल टाइम लोएस्ट पे है इस वक्त, 500 अरब के करीब के घाटा है। और उसके बाद 450 अरब इसी तरह टैक्स पूरा जी, अब अगर इसी तरह टैक्स पूरा करना है कि ऑयल पे कभी लगा ले, कभी लोगों के इनडायरेक्ट टैक्सेस से, तो इसका मतलब है रिफॉर्म्स तो आप नहीं कर रहे, रिफॉर्म्स तो आपकी नाकाम हो गई हैं। कहाँ आपके दावे थे कि टैक्स बेस बहुत बड़ी हो जाएगी, जब इमरान खान आएगा, बड़ा नेक और बड़ा मोमिन आदमी है, तो डॉलरों की बाहर से बारिश हो जाएगी और यहाँ से टैक्स की बारिश हो जाएगी, रेडी वाला भी टैक्स देगा। लेकिन हमने तो उल्टा देखा है। हमें तो लगता है ये बिल्कुल लोगों ने समझा है कि ये सादक और अमीन, जाली सादक और अमीन है। लोगों ने टैक्स देना भी बंद कर दिया है और उसके बाद ना इनकी कोई टीम, ना इनकी कोई लोगों को समझ आ रही है। बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन जो कि स्टॉक एक्सचेंज में बैठा है वो भी, और रेडी वाला, सारे परेशान है। यानी इकोनॉमी चलाने ये बिल्कुल नाकाम है। और ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में जो इजाफा हुआ है उस पर आपका एतराज और आपकी तनकीद ये है कि ये रिफॉर्म नहीं लेकर आ सके। इनकी जो पॉलिसी है वो वही है जो हमारी पॉलिसी थी, क्योंकि आपके दौर में भी हमने देखा है कि 50% से ज्यादा भी टैक्स लगाया गया है पेट्रोलियम मसनूआत पर। हमारी पॉलिसी जो थी वो दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। हमने हर साल 20 से 25% टैक्स बढ़ाया है। और मैं पेट्रोलियम मसनूआत की फिलहाल बात कर रहा हूं, क्योंकि इस इशू पर आप लोगों ने आज एतराज किया है ना। मैं उसी पे देखे ना, हमने देखे ना फिगर्स की बात करें, जब आए थे 1900 अरब टैक्स कलेक्शन थी, गए हैं 4000 छोड़ के गए। हमने टैक्स बेस बढ़ाया है। हमने लिया था 7.5 पौने 8 जीडीपी के टैक्स रेशो से, उस वक्त टैक्स इकट्ठा होता था, हम उसे 11-12 पर जाकर छोड़ के गए। तो गुजारिश है, हमने तो टैक्स बेस भी बढ़ाया, हमने टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाई, हमने लोगों की चीखें भी नहीं निकलवाई। यहां तो लोगों की चीखें भी निकल रही हैं। साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इन हालात में भी जब इकोनॉमी स्लो डाउन पर है तब भी टैक्स कलेक्शन में तकरीबन 10 से 11% का इजाफा होना चाहिए था। नॉमिनल जीडीपी का इंपैक्ट ही नजर आना चाहिए था टैक्स पर। लेकिन मैं इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सवाल कर रहा हूं कि जो पॉलिसी आपकी थी कि ओगरा रेकमेंड करता है, इसके बाद हुकूमत का फैसला होता है कि कितनी प्राइस बढ़ानी है। जो आप लोगों ने किया वो यही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये कोई रिफॉर्म नहीं लेकर आए, उसमें यही क्रिटिसिज्म है ना। देखिए ना, ये सिर्फ ये नहीं क्रिटिसिज्म है। देखिए ना, अभी आप चार्ट बना लें, रीजन में हमने सबसे सस्ता पेट्रोल और सबसे सस्ती कम्युनिटी की प्राइसेस रखी। हमने इन्फ्लेशन रीजन की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान, ईरान सबको डाल के बात कर रहा हूं। हमने हर चीज साइड बाय बर्मा की कितनी थी इन्फ्लेशन कलेक्शन? हम लोस्ट पे लेकर गए। बर्मा, आप सब ममालिक की मिसाल दे रहे हैं, मेरे पास नंबर नहीं है, कितनी थी मुझे बता दें ताकि मैं सवाल करूं सदाकत अब्बासी साहब से। नेपाल की कितनी थी इन्फ्लेशन, बर्मा की कितनी थी अफरात-ए-ज़र, ये मुझे बता दें फिगर्स के साथ ना। बिल्कुल, हमने आज चार्ट जारी किए, मैं आपको तमाम चार्ट्स भेज देता हूं जिसमें हमने 5 साल की पूरे रीजन की हमने दी है। हमने पूरे रीजन में इन्फ्लेशन कम की, डिस्काउंट रेट जो कि मार्कअप कम किए, हमने ऑल टाइम हाईएस्ट। चले मैं जरा सदाकत अब्बासी साहब से पहले जरा इस पेट्रोलियम मसनूआत पे बात कर लूं। सदाकत अब्बासी साहब, एक तो इस वक्त इंपैक्ट जो आवाम को भुगतना पड़ रहा है, कुछ हद तक इंटरनेशनल प्राइसेस में इजाफा हुआ पिछले 1.5-2 माह में, अभी एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि उसमें भी कमी आ रही है। दूसरा डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट है। लेकिन इस वक्त टैक्स बढ़ाना ये तो आपकी पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि असद उमर साहब तो कह रहे थे हम टैक्स कम करेंगे, और टैक्स कम करके कह रहे हैं कि हुकूमत ने 100 अरब रुपए का नुकसान किया है। अब जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जब डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट है, तो उस वक्त आप टैक्स रेट भी बढ़ा रहे हैं साथ साथ। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, एक तो ये है कि जब से हमने गवर्नमेंट ली है अभी तक हम 51 अरब रुपया सब्सिडी दे चुके हैं ऑयल में, और ये मैं आपको स्टेट बैंक के फैक्ट्स बता रहा हूँ। दूसरी बात, तलाल साहब को नहीं पता रेट, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन के बावजूद इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस है, मैं रीजन की आपको प्राइसेस बताता हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल 112 रुपये का है, इंडिया में 154 रुपये का है, श्रीलंका में 126 रुपये का है, बांग्लादेश में 149 रुपये का है, और नेपाल में 142 रुपये का अभी भी सबसे कम है। लेकिन शहजाद साहब, खुदा का खौफ करें, जिस तरह की मैशत हमें मिली, जिस तरह का, मैं उसी की बात, तलाल भाई मैं जरा बात करूं, तलाल भाई जरा मैं बात करूं, तलाल भाई मैं बात करूं, साहब को जरा मौका दे दें, बात मैंने मुकम्मल कर लें। जी मुझे मौका दें। अपना शहजाद साहब, जिस तरह की मैशत हमें मिली, खुदारा आप क्या चाहते हैं, इस मुल्क को हम दिवालिया कर दें? जिस तरह ये दिवालिया करके गए, 10 सालों में ये दावा करते हैं
कि हाईएस्ट जो ग्रोथ है जीडीपी का वो 5.8% है। अगर ये हाईएस्ट ना कहें, ये एवरेज लगाएं तो 10 सालों में कोई 50 से 60% जीडीपी बढ़ी है। और शहजाद कर्जे 6,000 से 30,000 या 400% बढ़े। मुझे सवालों का जवाब दें, वो 350 या 320% कर्जे कहाँ गए? कर्जे लिए गए और जो लीस्ट डेवलपिंग एवेन्यूज है वहां लगाए गए। मईशत पे कर्जों का बहुत बड़ा, इस वक्त अवाम का एक बड़ा मसला यह है कि ईद से पहले पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ है। मैं चाह रहा था कि जरा आप मुझे ये बता देते कि इस वक्त टैक्स में इजाफे की क्या तुक बनती है। असद उमर साहब ने उस वक्त टैक्स घटाया जब कीमत कम थी, उस वक्त बढ़ा के रखते आप ताकि हुकूमत भी ज्यादा टैक्स इकट्ठा करती और आवाम पे ज्यादा बोझ नहीं आता। अब आपने तमाम बोझ साथ डाल दिए ना, ये मसला है। मुझे पॉलिसी समझ नहीं आ रही आप लोगों की इस पर। शहजाद साहब, कोई भी टैक्स लगता है उसका सारा बोझ अवाम पे होता है और उसका फायदा भी अवाम को होता है। कोई भी खसारा होता है, जो नवाज शरीफ और जरदारी ने खसारे किए, उसका भी बोझ अवाम पे है। इसलिए जो आपका ओगरा है वो इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने 9 रुपए रेकमेंड किया था। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस हैं और जो आपका डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है, हम कोशिश कर रहे हैं वो आप बिल्कुल बढ़ाए, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज है, इस पर तनकीद नाजायज है। डिवैल्यूएशन की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस बढ़ती है आप बिल्कुल बढ़ाएं, लेकिन मसला यहां पर है कि आपने इस वक्त टैक्स रेट बढ़ा के रखा हुआ है, इस वक्त इजाफा किया है पिछले 2 महीने में टैक्सेस में, जिससे बर्डन बढ़ा है। मैं आपको दावा कर रहा हूं, और तरफ आपकी निशानदेही करता हूं कि पूरे खित्ते में सबसे कम अभी भी पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में। अब आप ये कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा और एक विश है 450 अरब रुपए का तकरीबन शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन में। सकत होती सर सुन लीजिए, सदाकत अब्बासी साहब सुन लीजिए, 450 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल है। सिर्फ 1% इजाफा हुआ है टैक्स कलेक्शन में पिछले 1 साल के मुकाबले में। अगर हालात यही रहे तो दिवालिया हो ही जाएगा, फिर तो मुमकिन ही नहीं है कि मुल्क चलाया जा सके अगर 1% का इजाफा हर साल करना है। तो जरा सुन लें, अच्छी खबरें सुन लें। ये जो टैक्स कलेक्शन में कमी हुई है उसकी वजह यह है कि आपका 30% इंपोर्ट कम हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी कम आई है। ये एक तरफ से आपकी बुरी खबर है, दूसरी तरफ से आपके डॉलर पे 6 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। दूसरी बात, 4 लाख पे इनकम टैक्स की छूट थी, मुस्लिम लीग ने जाते हुए इसको 12 लाख कर दिया। इसके अलावा कुछ पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ी तो पहले लेवी कम थी, उसका भी इंपैक्ट आया। अब मैं जरा इस आदाद और शुमार से निकल के तलाल साहब से एक सवाल करना चाहूंगा, जिसको आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ठीक है तलाल साहब, अब ये मुझे बताइएगा कि तेल की कीमत में दोबारा इजाफा। शहजाद एक जुमला जी, शहजाद एक जुमला, हमने ये तो बड़ा दावा करते हैं ना, इन्होंने 5 साल में 2000 अरब बढ़ाया, हमने 1500 अरब का टैक्स का इंक्रीज सिर्फ 1 साल में प्लान किया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करेंगे। देखना है कि ये ऑप्टिमिस्टिक प्लान जो है आपका ये होता भी अचीव या नहीं होता। तलाल साहब, अब ये आदाद शुमार जो सामने आए, जो आज आपने प्रेजेंट किए हैं और फिर तेल की कीमत में इजाफा हुआ है जिसका अफरात ज़र पे इम्पैक्ट आएगा, क्या तय है कि इन अवामी मसाइल पर आप ईद के बाद सड़कों पर आएंगे और एहतजाज करेंगे? हमारे पास चॉइस क्या है जी, हमने अपने लोगों के साथ रहना है या नहीं रहना, या सियासत लोगों में करनी है या नहीं करनी, या अगर तो लोगों के साथ करनी है तो लोग तो तंग हैं जी। गैस का बिल, बिजली का बिल, पेट्रोल की प्राइसेस, महंगाई, लोग तो हमारे गले पकड़ने तक आ रहे हैं कि भाई आप कर क्या रहे हैं, इनका तो जो भी हशर होगा। मैं सदाकत अली अब्बासी साहब को देख रहा हूं, कोई रमजान का लिहाज करें, कोई अपने नाम का लिहाज करें। मुझे लगता है इनका उल्टा नाम रखा हुआ है सदाकत, यानी सारा दिन झूठ बोलते हैं और रमजान में कोई अपने नाम के लज रखे, सीधा कहे कि आप नालायक है। डिवैल्यूएशन जो है वो क्यों हुई, इनकी नालायकी से हुई, और ये क्यों टैक्स लगा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकी नालायकी है, इनडायरेक्ट टैक्स की भरमार है इस वक्त। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब और तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के एक ब्रेक, इसके बाद एक और इशू पे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मौजूदा वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हुकूमत का हर महज पर दिफा करते थे, डट कर पोजीशन लिया करते थे, और कभी कभी ऐसा लगता था कि पार्टी एक तरफ खड़ी है लेकिन वो अपनी मजबूत पोजीशन लिया करते थे और पीछे नहीं हटते थे। आज उन्होंने हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद की है और यह कहा है कि इस वक्त पार्टी में सर्द जंग जारी है। यह क्या मामला है आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।
वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पहले वजीर इत्तलात थे और हर महज पर, हर इशू पर डट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत का दिफा करते थे, आज उन्होंने समा को इंटरव्यू दिया है। नईम अशरफ भट्ट के इंटरव्यू में उन्होंने हुकूमती पॉलिसीज पर सख्त तनकीद की। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में इस वक्त इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड नुमाइंदों के दरमियान सर्द जंग जारी है। उन्होंने आज एक सवाल के जवाब में यह कहा कि पार्टी के जो सियासी फैसले हैं उसमें कमजोरियां नजर आई हैं, इन फैसलों को बेहतर करना पड़ेगा, मामलात ऐसे चल नहीं सकते। क्या कह रहे थे, सुनिए। अभी शहबाज शरीफ बाहर गए, मैंने पहले कहा उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह ना बनाएं, उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह बना दिया। फिर मैंने कहा बाहर नहीं जाने देना चाहिए, हम पे इल्ज़ाम आएगा, वो किसी ने ECL पे नहीं डाला, बाहर चले गए। अब इन सारी चीज़ों का हम पे असर होता है और अभी तक मैं ये समझता हूँ कि हमारी बड़ी सियासी कमज़ोरियाँ रही हैं फैसलों में। जो एक डिसीजन मेकिंग है उसमें यकीनी तौर के ऊपर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कई इंपॉर्टेंट फ़ैसले हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, कई फैसले हो जाते हैं उनका पता नहीं चलता। डिसीजन मेकिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है, सियासी फैसलों में कमज़ोरियां हैं, ये कहना था वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का, जिन्होंने हर इशू पे दिफा किया हुकूमत का। उस वक्त से दिफा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब पनामा केस अपने उरूज पर था। ये भी उन्होंने कहा है कि नॉन इलेक्टेड और इलेक्टेड जो लोग हैं पार्टी में, उनके दरमियान इस वक्त सर्द जंग जारी है। ये मुमकिन नहीं है कि पार्टी नॉन इलेक्टेड लोगों के हवाले कर दी जाए जो कि काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। तनकीद कर रहे थे कि नॉन इलेक्टेड लोगों के हाथ में पार्टी दी नहीं जा सकती, पार्टी ऐसे चल नहीं सकती क्योंकि इलेक्टेड लोग वोट लेकर आते हैं, वो इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और ये तनकीद उस वक्त शुरू हुई थी जब फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो असद उमर से लेकर दे दिया गया था अब्दुल हफीज शेख साहब को। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से हटा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान दिया गया और फिरदौस आशिकवान साहबा को बना दिया था स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ओहदे हैं जो कि नॉन इलेक्टेड लोगों को दिए गए। फवाद चौधरी साहब ने आज ये भी बताया कि उनकी जो वजारत थी उसमें 4 से 5 लोगों का अमल दखल था, इंटरफेरेंस थी, जिसकी वजह से काम नहीं हो सका। उन्होंने बाकायदा नाम भी लिए हैं लोगों के। इस इशू पे हमने यूसुफ बेग मिर्जा साहब को पॉइंट ऑफ व्यू लिया, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें गलत हैं, नॉट ट्रू उनका रिप्लाई था इस इशू पर। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी, उनकी जो मिनिस्ट्री थी उसमें इंटरफेरेंस की गई। पार्टी में इस वक्त जो है सर्द जंग का माहौल है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड मेंबर्स के दरमियान। फवाद चौधरी से वजारत इत्तलात ले ली गई है, इसलिए ये उनका शिकवा है या वाकई इलेक्टेड लोगों को इस वक्त एतराज़ात हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब। ताहिर सादिक साहब, ये जो एतराज़ आज फवाद चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू में किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड जो लोग हैं उनके दरमियान सर्द जंग है, क्या ये फीलिंग है पार्टी में और क्या ये फीलिंग आपकी भी है? आपकी भी है? मैंने तो अभी फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू जिसका हवाला आप देख रहे हैं मैंने नहीं देखा, लेकिन जंग तो मुझे कोई इस तरह नहीं कि कोई जंगो जदल जारी है, लेकिन डेफिनेटली इलेक्टेड लोगों की अपनी एक हैसियत होती है और नॉन इलेक्टेड लोगों की जो हैसियत है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इलेक्टेड आदमी जो है वो बेशुमार वोटें लेकर, मेजॉरिटी लेकर पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और उनकी दिलचस्पी, उनका जो लोगों के मसाइल के साथ लगाव होता है, उनको हल करने के लिए जो कोशिशें होती हैं वो नॉन पॉलिटिकल जो अशखास बैठे हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकते, ना ही उनकी वहाँ तक सोच जाती है। इसलिए पॉलिटिकल जो लोग हैं, इलेक्टेड जो लोग हैं, उनमें और नॉन इलेक्टेड में जमीन आसमान का फर्क होता है और ये पार्टी को डेफिनेटली सोचना चाहिए और इलेक्टेड लोगों के साथ मशावरत करके उनको आगे लाकर उनके साथ बैठकर। सही। तो ताहिर सादिक ये बताइएगा कि आपको लगता है कि नॉन इलेक्टेड लोगों को तरजीह दी जा रही है पार्टी में, इलेक्टेड लोगों को पीछे रखा जा रहा है, और अब जो फैसले होंगे चाहे वो ये नॉन इलेक्टेड लोग ही करें और उस पर जो भी कारकर्दगी होगी इनकी, इस पर जवाब तो आखिर में इलेक्टेड नुमाइंदों नहीं देना है, हल्के में आपने जाना है, जो भी इलेक्शन लड़ने जाएगा वो हल्के में जाएगा, अवाम तो सवाल उनसे करेंगे। बात यह है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं और इधर आप नॉन पॉलिटिकल बंदों को चढ़ा देंगे तो रिजल्ट कौन देगा, कौन डिफेंड करेगा आपको? और अगर वो डिफेंड करें भी नॉन पॉलिटिकल लोग तो उनकी बात सुनता ही कोई नहीं। लेकिन ना, नॉन पॉलिटिकल बंदे की बात को कोई वैल्यू ही नहीं देता, कोई वेटेज ही नहीं देता। वो अच्छा पॉलिटिकल बंदा होगा जिसके पीछे कुछ लोग होंगे, उसकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और वो उनको रिक्वेस्ट करेगा तो उस पर अमल भी होगा। तो पॉलिटिकल बंदे को तो कोई मजबूरी नहीं, हमें तो किसी की कोई मजबूरी नहीं।
अल्लाह के फजल के करम से लोगों की सपोर्ट के साथ हम आए और हम उन्हें यही बता रहे हैं कि भाई 9-10 माह गुजर गए हैं, खुदा रहा पॉलिटिकल लोगों को आगे लाएं और पॉलिटिकल लोगों से मुशावरत करें। हमारे उनके साथ ना होने से ये नहीं कि हमें कोई नुकसान हुआ है, पीटीआई का नुकसान है। अगर अच्छे लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को वो अपने साथ नहीं लाएगी तो पीटीआई का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जो 4 लाख वोट लेके आया हूँ, मुझ में और एक आदमी जो डायरेक्ट उसको बुला के नोटिफिकेशन कर दिया, जी आप जाओ, आप एडवाइजर बना दिए गए हो, आप ये मामला देखो, तो फर्क है या नहीं है? सही। ताहिर सादी साहब, आज ये भी कहा है फवाद चौधरी साहब ने कि जो सियासी फैसले हैं उसमें कमजोरियां नजर आ रही हैं और फैसलों में बेहतरी लानी पड़ेगी। और उन्होंने मिसाल भी दी है कि वो कहते रहे कि शहबाज शरीफ साहब को जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह ना बनाया जाए, लेकिन बना दिया गया। वो कह रहे हैं मैं ये भी कहता रहा कि इनको बाहर ना जाने दिया जाए, लेकिन फिर भी उनका नाम ईसीएल पर नहीं डाला। आपको लग रहा है कि कमजोरियां हैं सियासी फैसलों में? देखें, जब भी कोई भी पार्टी, नॉट ओनली पीटीआई, कोई भी पार्टी जब गलत फैसले करेगी, सही और दुरुस्त फैसले टाइम पे नहीं करेगी, तो उसका हमेशा हर पार्टी को नुकसान होता है। और बल्कि नुकसान उनको, पार्टी को होने के अलावा मुल्क को नुकसान होता है। लिहाजा बैठ के मशावरत करने में क्या हर्ज है? आपको 2-4 दोस्त बिठाएंगे, 2-4 हल्के के इलेक्टेड लोग बिठाएंगे, उनसे पूछेंगे हमें बताएं भाई इस इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो 10 मिनट 20 मिनट की बहस और बातचीत में आपको अच्छा उसका सोल्यूशन निकल आएगा और वो आपको भी फायदा देगा, मुल्क को भी फायदा देगा और पार्टी के भी ग्राफ को ऊपर करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब हमारे मौजूद थे। फवाद चौधरी की तरह वो ये तो नहीं कह रहे कि पार्टी में कोई सर्द जंग है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड लोगों को आगे किया गया है, इलेक्टेड लोग पीछे हैं, लेकिन अवाम ने सवाल हमसे करना है। नॉन इलेक्टेड लोग जब जवाब भी पेश करते हैं, वजाहतें भी देते हैं, तो उन वजाहतों को भी ज्यादा कोई सुनता नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन फिरदौस आशिक अवान साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू सुना होगा आपने, आपके प्रीडिसेसर हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पार्टी में 2 ग्रुप से, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों के दरमियान सर्द जंग है। अगर इस वक्त जब पार्टी को जरूरत है यूनाइट होने की और अवाम के मसाइल हल करने की, ये सर्द जंग चलेगी नॉन इलेक्टेड इलेक्टेड लोगों के दरमियान, तो मामला कैसे आगे बढ़ेगा फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, अगर आपने वो इंटरव्यू चलवाया तो आज आपको जो है वो फवाद चौधरी साहब का जो उन्होंने आज अभी कुछ घंटे पहले ट्वीट किया वो भी चला दें। और उसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं उनसे डिनाइल भी अपना ट्वीट के ज़रिए शेयर किया पब्लिक के साथ। देखिए, पार्टी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अफराद की मुख्तलिफ राय होती है और हर शख्स जो है पार्टी में अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होता है और उसका एक कलीदी किरदार होता है। इलेक्शन के अंदर हार जीत जो है वो उस सियासी प्रोसेस का हिस्सा होती है और इलेक्शन में कोई जीत के पार्लियामेंट में पहुंच जाता है और कोई हार के हल्के के अंदर रहता है, लेकिन वो पार्टी के बयानियों को साथ लेके चलता रहता है। फवाद चौधरी साहब का जो आपने जिसको बेस बना के इंटरव्यू को आपने दोबारा से आज टेलीकास्ट कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि फवाद चौधरी हूँ, मैं हूँ या कोई भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट में बैठा मेंबर है, वो सब इमरान खान साहब की टीम है और इमरान खान ही इस टीम के कैप्टन है। किसी को ये गलतफहमी और खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई जीता है तो वो अपने बलबूते पे जीता है, वो इमरान खान साहब की। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें 2 चीजें हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं आपकी इस हद तक बात से इत्तेफाक करता हूं। देखिए, आप इलेक्शन लड़ती हैं, प्रॉब्लम आई है, आप इलेक्शन लड़ती हैं। आई कांट हियर यू। एक सेकंड, मैं सवाल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इलेक्शन लड़ती हैं, कोई और इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन हारता है, तो मेरे ख्याल से वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो इलेक्शन हार गया वो अलग बात है, लेकिन उसका वोट है हल्के में। लेकिन यहाँ पे नॉन इलेक्टेड लोगों की जो बात हो रही है गालिबन वो उनकी है जो कि इलेक्शन नहीं लड़ते। वो कह रहे काउंसलर भी नहीं बन सकते। आप तो खुद एमएनए रह चुकी हैं 2 मरतबा, वो तो उनकी बात कर रहे हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ते, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते, उन नॉन इलेक्टेड लोगों की बात कर रहे हैं। वो तो ये है कि ये गलत सोच है, ये अपना एक नुक्ता नजर है और ये नुक्ता नजर आप इससे किसी सूरत भी एग्री इसलिए नहीं कर सकते कि आपका जो पार्टी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो जदोजहद करता है, जो वो लोग जो 22 साल
इमरान खान साहब के साथ जदोजहद करते रहे, जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते रहे। 22 साल के बाद अगर पार्टी इक़्तिदार में आती है तो क्या उन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाए? हमेशा हर जमात के अंदर एक थिंक टैंक एग्जिस्ट करता है और वो थिंक टैंक जो है वो पार्टी की पॉलिसी मेकिंग में सपोर्ट भी करता है, मावनत भी करता है और गाइडलाइंस भी देता है। अच्छा, जब भी कोई इशू आता है उसमें दो तरह की राय। डॉक्टर साहब, दो बातें, फिर जहां मेजॉरिटी का नुक्ता नजर होता है, ये जमहूरियत है, वो दो बड़ी अहम बातें। एक तो आपने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने जो अपने ट्वीट में जिक्र किया है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मेरे इंटरव्यू की जो हेडलाइंस थी वो मिसलीडिंग है, जिसके लिए आप पूरा इंटरव्यू सुनिए। तो मैंने तो कोई हेडलाइन नशर नहीं की, मैंने तो बाकायदा उनकी आवाज सुनाई है, उनके जवाबात सुनाए। वो हेडलाइन पर एतराज कर रहे हैं अपने ट्वीट में, वो ये नहीं कह रहे कि मुझसे जो बातें मंसूब की गई हैं वो गलत है, हेडलाइन पर एतराज है। मैंने तो उनकी मुकम्मल बात सुनाई है। और अभी मेजर ताहिर साहब का हमने इंटरव्यू किया, वो भी ये कह रहे हैं कि सर्द जंग नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड लोग आगे आगे हैं, इलेक्टेड लोगों को मुशावरत में नहीं बुलाया जाता, उनसे बातचीत नहीं की जाती, कि उनको पीछे रखा हुआ है। आखिर में हमने जाना है हल्के में, जवाब दे तो हम होते हैं लोगों को। देखिए, जवाब दे सबसे पहले इमरान खान साहब है जो वजीर आज़म पाकिस्तान है। जवाब दे सबसे पहले PTI है जिसके टिकट पे सब ने इलेक्शन लड़ा। जवाब दे वो बैट का निशान है जिसकी बुनियाद पे सब ने वोट डाले PTI के कैंडिडेट्स को। तो सबसे पहले तो लीडरशिप जवाबदेह है। इंडिविजुअल्स उस वक्त जवाबदेह होंगे जब लीडरशिप डिलीवर करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को रिलीफ देगी। अब वो रिलीफ देने के लिए, मुल्क को इन मुश्किलात से निकालने के लिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इमरान खान साहब का इस्तेहकाक है कि वो अपनी टीम में किसको लें, और ताकि लोगों के लेकिन आपकी पार्टी जो इलेक्शन जीती है वो इलेक्टेबल्स के बलबूते पे भी बहुत सारे लोग इलेक्टेबल्स थे आपकी पार्टी में आए। इलेक्टेबल्स अपने आप को, जाहिर सी बात है, पार्टी के सपोर्ट से अपने आप को मुंतखब करवाते हैं, तो वो जब अवाम में जाएंगे और उनको नॉन इलेक्टेड लोगों के फैसले का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उनका एक कंसर्न तो वैलिड है। और आज फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि उनकी वजारत में भी मुदाखलत थी। अब आपके पास वो वजारत है। उन्होंने कहा है कि ताहिर खान, यूसुफ बेग मिर्जा, नईम उल हक, अरशद खान, ये लोग मेरी वजारत में मुदाखलत करते थे। अब इन 4 नामों में से ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो कि 22 साल से पार्टी का प्लान नहीं रहे, 22 साल से पार्टी की प्लानिंग नहीं करते रहे। तो ये एतराज उनका दुरुस्त है, और क्या ये मुश्किलात आपको भी है? शहजाद, देखिए, कभी भी कोई शख्स किसी भी अदारे को वन मैन शो से नहीं चला सकता। हमेशा आपकी टीम आपके साथ चलती है और आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करते हैं, अपनी ड्यूटियां जब शेयर करते हैं। और कोई भी पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में अक्ले कुल नहीं होता, आपको मुशावरत करनी पड़ती है। और आपकी मुशावरती टीम में अगर कोई आपकी गलतियों की निशानदेही करके आपको बेहतर मशवरा दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके काम में मुदाखलत कर रहा है। अल्टीमेटली हम सब स्टेक होल्डर हैं, हम सब इस कश्ती के सवार हैं और इस कश्ती को मंजिल तक लेके जाना है। ये छोटी सोच की हामिल बातें हैं। मैं समझती हूँ कि आपको जब बड़ा ऑब्जेक्टिव है, मिशन बड़ा है, आपकी मंजिल जो है वो कठिन है, तो आपको ज्यादा अपनी जात की नफी करके दूसरे को प्रायोरिटी दे के उस मुश्किल से पाकिस्तान को निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, आपको लगता होगा कि आपको लोग मशवरे दे रहे हैं, जहां पे जरूरत होती है वो मशवरा मिल जाता है। फवाद चौधरी साहब इसको इस तरह से देख रहे हैं कि उनकी जो मिनिस्ट्री थी उसमें इंटरफेरेंस थी, उसमें मुदाखलत थी। देखिए, मुदाखलत आप उसको कहते हैं जिनके पास अथॉरिटी हो। जितने लोगों का वो नाम ले रहे हैं, किसी के पास भी अथॉरिटी नहीं थी। ही वॉज द इंचार्ज मिनिस्टर। तो मिनिस्टर की अपनी अथॉरिटी अगर कंप्रोमाइज होती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी का इशू है, जो किसी और को आपको गाइड करना पड़ रहा है, किसी और को आपको फैसिलिटेट करना पड़ रहा है। तो ये कुछ चीजें मैं समझती हूँ कि क्या आप समझती हैं कि फवाद चौधरी साहब कॉम्पिटेंट नहीं थे या कैपेसिटी में कोई कमी थी? मैं चाहूंगी कि वो कंसर्न्स, वो इश्यूज जो उनको पार्टी में करने चाहिए वो जाके मीडिया में करें। उनको भी इस किस्म की पार्टी के साथ अगर कोई इख्तिलाफ राय है, अगर उनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है किसी इशू पे,
तो वो पार्टी के लीडरशिप के साथ बात लेकिन करें। फिरदौस आशिक अवान साहबा, आप कह रही है कि इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। आप क्या ये कह रही है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थे या उनकी कैपेसिटी नहीं थी? क्योंकि पार्टी का उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पनामा का केस था, उसमें पार्टी चेयरमैन ने उनको आगे किया, अपना स्पोक्स पर्सन बनाया, इस इशू पे स्पोक्स पर्सन बनाया, फिर वजीर इत्तलात बनाया। तो क्या इमरान खान साहब की जजमेंट गलत थी यहाँ पर? मेरा मकसद शहजाद उसमें फवाद चौधरी की जात नहीं है, मैं आपकी रिप्लेसमेंट को डिस्कस कर रही हूँ ओवरऑल, कि जहां कहीं पे भी रिप्लेसमेंट्स आई हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कंसर्न थे तो रिप्लेसमेंट्स हुई है ना। सही। अगर हर चीज आइडियल परफेक्ट एज पर द रूल्स और एज पर द डिजायर्स, ठीक है, मैंने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि आपने कहा अगर कोई अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा तो वहाँ कमी होती है कैपेसिटी की या कॉम्पिटेंस की, इसलिए मैंने ये आपसे सवाल किया था। ये जुमला आप ही का था। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद थी। फिरदौस कह रही थी अगर कोई एतराज़ है, इख्तलाफात हैं तो पार्टी में रह के उसको हल करना चाहिए, और यही मौक़िफ़ फवाद चौधरी साहब का भी था। जब शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन साहब ने पब्लिकली आके एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया था तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब क्या कहते थे? फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें चाहिए कि इन मामलात को जो है वो पार्टी के अंदर रह के हल करें, बजाय इसके कि मीडिया पे जाके बात करें। लेकिन आज मीडिया पे बैठ के फवाद चौधरी साहब ने अपनी पार्टी की चंद पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। अमेरिका से शदीद सियासी तनाव और सिफारती कशीदगी के बाद मुस्लिम दुनिया में भी ईरान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। सऊदी अरब में ऑयल पंपिंग स्टेशंस और यूएई के पानियों में तेल के टैंकर्स पर मुबैना हमलों के बाद सऊदी अरब और ईरान में तल्खी बढ़ती जा रही है। मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब की क़यादत में 2 रोज़ा से जारी हंगामी इजलास में ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है। सऊदी अरब और यूएई में होने वाले हमलों का बराह रास्त इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया है और मुख्तलिफ एलामियों में ईरान के खिलाफ एक्शन और ईरान से दूसरे मुल्कों में मदाखलत ना करने का मुतालबा किया गया है। कल होने वाले ओआईसी इजलास के मुश्तरका एलामिये में ईरान का नाम लिए बगैर सऊदी अरब और यूएई में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की गई और आलमी बिरादरी से खित्ते में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील की गई है। मगर अहम बात यह है कि ओआईसी से पहले अरब समिट और जीसीसी के इजलास में ईरान के हवाले से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। अरब समिट के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने सऊदी अरब और यूएई के तेल ठिकानों पर हमला किया और अगर इन हमलों को ना रोका गया और ईरान के खिलाफ ठोस कार्रवाई ना की गई तो आलमी मार्केट में तेल की तरसील मुतासिर होगी और खित्ता जंग की तरफ बढ़ने लगेगा। वाज़ेह रहे कि ईरान ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है कि सऊदी अरब और यूएई में होने वाले हमलों के पीछे ईरान का हाथ नहीं है। ईरान ने ओआईसी एलामिये को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ओआईसी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इराक और शाम ने भी सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी ममालिक के ईरान से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ की मुखालफत की है, जबकि पाकिस्तान ने भी अब तक इस मामले पर गैर जानिबदारी की पॉलिसी अपना रखी है, जिसका इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कर चुके हैं कि पाकिस्तान ईरान और सऊदीया कशीदगी में फरीक नहीं सालिस बनना चाहता है। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब आलमी बरादरी से ईरान के खिलाफ ठोस इकदाम चाहता है और यह भी चाहता है कि मुस्लिम ममालिक ईरान के खिलाफ सऊदी इकदाम में उसकी मदद करें, उसकी हिमायत करें। इसलिए यह सवाल अहमियत इख्तियार करता जा रहा है कि सूरत हाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ईरान सऊदीया कशीदगी में पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी। और पाकिस्तान तो माजी में वाज़ेह कर चुका है कि ईरान सऊदी कशीदगी में वो हिस्सेदार नहीं बनेगा, मगर आने वाले दिन इस हवाले से अहमियत रखते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ज़रा बताइएगा, सऊदी अरब और यूएई का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो ऑयल पंपिंग स्टेशन हैं या यूएई के पानियों में जो तेल के टैंकर्स पे हमला किया गया है वो ईरान की तरफ से हुआ है। ईरान के खिलाफ डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए। जीसीसी का इजलास हो या अरब समिट हो, उसमें तो बाकायदा नाम लेकर और ओआईसी की मीटिंग में नाम लिए बगैर मजम्मत की गई है। पाकिस्तान इस इशू पर कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान माजी में कहता रहा है कि हम सालिस का किरदार अदा करेंगे, इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस इशू पर? देखिए, बात यह है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ईरान पर और ईरान तरदीद कर रहा है। अब हकीकत क्या है किसी को जांचना होगा। अब ये तो एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज सामने आ सकती है ना कि कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान को यकीनन तशवीश है, जो कशीदगी में इजाफा हो रहा है हमें उसकी तशवीश है। आप जानते हैं हमारे दोनों अतराफ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हम पूरी मुस्लिम दुनिया में और बिलखुसूस जितने हमारे गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान हमारा पड़ोसी है। हम चाहेंगे और पाकिस्तान की कोशिश रही है कि टेंशन्स कम की जाएं और अगर गलत फहमियाँ हैं तो उनको गुफ्तो शुनीद से डिप्लोमेटिक ज़राए को इस्तेमाल करके उनको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि कशीदगी और लड़ाई जो है वो मसले का हल नहीं है और लड़ाई से मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। पूरा खित्ता एक तवील अरसे से एक लड़ाई की लपेट में चला आ रहा है और पूरे खित्ते को उसका नुकसान हुआ है। तो अब जब सऊदी अरब चाहता है और ख़ासतौर पे मुस्लिम ममालिक से वो ये कह रहा है कि आप इस इशू पे हमारी हिमायत करें, तो पाकिस्तान से भी क्या किसी किस्म की रिक्वेस्ट आई है सऊदी अरब की तरफ से कि इस इशू पे हमारे साथ खड़े हों? देखिए, सऊदी अरब की जो उनकी तशवीश है, जो उनकी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, वो ईरान एक दोस्त मुल्क है, उन्हें दूर करना चाहिए और मैं समझता हूं कि एक ही तरीका है दूर करने का कि आपस में बैठ के गुफ्तगू शुनीद की जाए। हो सकता है मिल बैठकर डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करके जब आप बात करते हैं तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि कोई गलतफहमी इतनी बढ़ जाए कि इस खित्ते में एक नई टेंशन को और एक नई कशीदगी को तकवीत मिले। उससे ना पाकिस्तान का फायदा है ना। बिल्कुल ठीक है, तो पाकिस्तान की तो ये ख्वाहिश है, लेकिन क्या सऊदी अरब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इस मामले पर पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हो? क्योंकि अभी हाल ही में देखा हमने कि ऑयल फैसिलिटी, पाकिस्तान को डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी मिली है, पाकिस्तान को $3 बिलियन रिजर्व्स के लिए मिले हैं, ये सारा कुछ किया है पाकिस्तान के लिए। तो क्या इस बैकग्राउंड के साथ वो ये ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान इस इशू पे हमारे साथ खड़ा हो? देखिए, हम उनके शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और सऊदी अरब ने हमेशा आड़े वक्त में, मुश्किल में हमारा साथ दिया है और हम उसके मशकूर हैं। लेकिन इसके बावजूद हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई जिसे कहते हैं ना गलत फहमियों को जन्म देने में हम अपना किरदार अदा करेंगे कि उनको कमी हम उनमें लाने का अपना किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको हवा नहीं देना चाहेंगे। तो इस वक्त आपके ख्याल में ये जो हमला हुआ है और जिसका इल्ज़ाम सऊदी अरब ईरान पर डाल रहा है, ये गलत फहमी है पाकिस्तान के मुताबिक? देखिए, वो उन्हें ये खदशा है कि ऐसे अनासिर जिनको उनकी पुष्टपनाही है, ये उनकी कारकर्दगी है। ईरान समझता है कि ऐसा नहीं है और उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अब ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। अब इसमें हकीकत क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है ना। इन्वेस्टिगेशन के से पहले तो अंदाजे हैं और दो मौक़िफ़ हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।